नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको रसायन विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको पहला प्रकार बताया गया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। एकल यौगिक का मतलब एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है। और वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा से एकदम विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट करके अलग अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार आपको पढ़ाया गया था। ऊष्मीय अपघटन, तीन प्रकार होते हैं: ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन जब पदार्थों का वियोजन किसी अभिक्रिया में ऊष्मा के कारण होता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को ऊष्मा दी जाती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। ये ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। प्रकाश अपघटन जब वियोजन की अभिक्रिया माने पदार्थों के टूटने की अभिक्रिया प्रकाश के कारण होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड के विलयन को अगर धूप में रख दिया जाए तो वह सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी अलग अलग हो जाता है। अभिक्रिया 2AgCl गिव्स आउट, गिव्स आउट के लिए तीर का निशान लगाते हैं। तीर के ऊपर लिखेंगे प्रकाश और गिव्स आउट के बाद लिखेंगे 2Ag + Cl2। ये जो है प्रकाश अपघटन है। और तीसरा प्रकार होता है विद्युत अपघटन। जब पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया या वियोजन की प्रक्रिया विद्युत के कारण संपन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे पानी के अणु में विद्युत प्रवाहित करते हैं। पानी का सूत्र होता है H2O। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अवयव हैं ये अलग हो जाते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार से बनती है 2H2O गिव्स आउट, गिव्स आउट के लिए तीर का निशान लगाएंगे। तीर के ऊपर विद्युत लिखेंगे और तीर के बाद लिखेंगे 2H2 + O2। ठीक है। इसके बाद आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है, माने दो पदार्थ होंगे और प्रत्येक पदार्थ जो है धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनता है। एक पदार्थ का धन आयन दूसरे के ऋण आयन से और पहले पदार्थ का ऋण आयन दूसरे पदार्थ के धन आयन से संयुक्त होकर के दो अलग अलग यौगिक बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया, ब्लैक बोर्ड पे है, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है? उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण शब्द जो है ऑक्सीजन शब्द से बना हुआ है और इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के में जो है ऑक्सीजन परमाणु या किसी ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो। ऋण विद्युतीय तत्व हम बता दें, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब ऋण विद्युतीय तत्व हैं।
तो ऐसी अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व यानी क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि की वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, तो ऐसी अक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण, एक अक्रिया हमने लिखा है CuO प्लस H2। H2 देखिए किस में बदल रहा है, H2O में बदल रहा है। वो क्या है, ऑक्सीजन। माने H2 के में जो है, H2 के परमाणु में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है। तो इस अक्रिया में उपचयन, H2 का उपचयन होगा। H2O में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका उपचयन या ऑक्सीकरण होगा। ओके। दूसरा, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की कमी। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की कमी होगी। हाइड्रोजन के अलावा धन विद्युतीय तत्व हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, बोरान, बेरिलियम, ये सब धन विद्युतीय तत्व हैं। तो मेन आप हाइड्रोजन जानते रहिए अपने स्तर पे कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की कमी हो, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो या धन विद्युतीय तत्व की कमी हो, तो ऐसी अक्रिया को हम ऑक्सीकरण अक्रिया कहते हैं। अपचयन इसकी विपरीत अक्रिया होती है, ठीक उल्टी अक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है। अपचयन की अक्रिया में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है। देखिए यहाँ पे CuO का अपचयन हो रहा है। एक ही अक्रिया में अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन की अक्रियाएं साथ साथ होती हैं, एक ही अक्रिया में संपन्न होती है। यहाँ पे देखिए कि ये चीज यहाँ पे घटित हो रही है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हो रहा था। ऑक्सीजन का निकलना ये अपचयन होगा, माने कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये संक्षारण जो है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसके हम दो एक उदाहरण बता दें। जैसे हम लोहे से बनी कोई वस्तु बहुत दिनों तक खुला छोड़ के रख देते हैं तो वो अपने मौलिक रूप को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, उस पर जंग लग जाता है। तांबे के बर्तनों को बहुत दिनों तक छोड़ के रख दिया जाए तो तांबे के बर्तन प्रायः हरे होने लगते हैं। ऐसा देखा होगा सब लोगों ने। चांदी के लोग गहने आभूषण पहनते हैं और उन आभूषणों को बहुत दिनों के लिए ऐसे ही रख दिया जाए तो चांदी के आभूषण काले पड़ जाते हैं। तो ये सब संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण में होता क्या है कि कोई भी वस्तु खुला रख देने पे वह वायु की आर्द्रता, वायु में उपस्थित नमी इत्यादि के कारण वह जो है अपने मौलिक रूप को परिवर्तित कर लेती है। उसका मौलिक रूप जो है वो परिवर्तित होता है और ऐसी अक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम संक्षारण करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लिखेंगे लोहे में जंग का लगना, चांदी के आभूषणों का काला पड़ना, तांबे के बर्तनों का हरा होना, ये सब जो है संक्षारण के उदाहरण हैं। विकृत गंधता दूसरा टॉपिक है आपका विकृत
ये घटना जो है खाने पीने वाली वस्तुओं में पाई जाती है। जैसे इस समय सीजन चल रहा है अचार बनाने का। अचार में तमाम तरह की वस्तुएं मिलाई जाती हैं, जैसे उसमें गरम मसाले मिलाए जाते हैं, सरसों का तेल मिलाया जाता है, सिरका मिलाया जाता है। अगर ये सब न मिलाया जाए, नमक भी मिलाया जाता है, सरसों का तेल, नमक या सिरका, ये तीनों वस्तुएं न मिलाई जाए तो अचार से एक बदबू की तरह आता है, वो सड़ने लगता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। खाने पीने वाली वस्तुओं को खुला छोड़ देने पे उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव न मिलाया जाए, जैसे सरसों का तेल है, नमक है, एसिटिक एसिड, सिरका जो है एसिटिक एसिड होता है, ये सब इनको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। अगर ये न मिलाए जाएं तो खाने पीने की वस्तुएं जो है वो खराब हो जाती हैं, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके वे ऑक्सीकृत हो जाती हैं, उपचयित हो जाती हैं और वे खराब पड़ जाती हैं। तो इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। बाजार से आप चिप्स खरीदते होंगे, चिप्स में देखा होगा आपने कि जब उसका बंद पैकेट रहता है तो उसमें गैस भरी रहती है, खुला हुआ रहता है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आपको हम बता दें कि उसमें जो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसको निकाल लिया जाता है। चिप्स की थैली से ऑक्सीजन को सक कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो उस चिप्स या जो बिस्कुट है या नमकीन है, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, होगा भी तो बहुत धीरे धीरे होगा, तब तक हम उसको यूज कर लेंगे और चिप्स या नमकीन या बिस्किट ये खराब होने से बच जाते हैं। तो उसमें जो गैस भरी जाती है वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं कि उसमें रखे पदार्थ को का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं और ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। तो विकृत गंधिता माने खाने पीने वाली वस्तुएं ऐसे ही रख देने पे, बिना कुछ उसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाने पे उससे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और इसी घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। इससे बचने के लिए खाने पीने की वस्तुओं में हमने बताया, जैसे अचार में सरसों का तेल मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, सिट्रिक अम्ल या सिरका मिलाते हैं, या पैकेट बंद बिस्किट, नमकीन इत्यादि में हम जो है नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो इससे बचने के लिए हम इन उपायों का प्रयोग करते हैं। ये आपका चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया का ये यहीं समाप्त होता है और इसमें अभ्यास के प्रश्न जो है आप करते रहेंगे और जो न समझ में आए उसे जो है हमें कमेंट के माध्यम से या जैसे भी माध्यम से हमें जो है उसको आप देते रहेंगे, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सफाई से रहिए, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ कोविड-19 बढ़ रहा है। हमारे देश में 3 लाख के ऊपर संक्रमितों की संख्या पहुंचने जा रही है। मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इससे हमें जो है आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक भी हो रहे हैं तो संक्रमित भी हैं, और अगर हमें संक्रमण ही ना हो तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि किसी भी रोग का इलाज, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। माने किसी रोग की रोकथाम जो होती है वो सबसे बड़ा उपचार होता है। तो इसलिए हमें ये संक्रमण एकदम से हो ही ना, ये सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको जो भी गाइडलाइन बताई गई हैं उस पर आप अमल करते रहिए। धन्यवाद।